बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो एंजाइटी का पार्ट 2 है, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसको मैंने आपको बताया था कि मैं इसको 2 पार्ट्स में बताऊंगी। तो पहली वाला जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एंजाइटी बेसिकली है क्या, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और ट्रीटमेंट सारा कुछ। आज हम बात करेंगे जी पैनिक डिसऑर्डर पर, इसके अलावा सोशल एंजाइटी और स्पेसिफिक फोबिया पर। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर की या पैनिक अटैक्स की। पैनिक अटैक इज अ सडन पीरियड ऑफ इंटेंस एंजाइटी। इफ दीज अटैक्स अकर ऑफरेंटली दे में इंडिकेट अ पैनिक डिसऑर्डर। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है या स्पेसिफिक कंडीशन होती है एंजाइटी की जो कि पैनिक क्रिएट करती है। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं पैनिक को। अ पैनिक अटैक इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ एक्सट्रीम फेयर और डिसकम्फर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा खौफ आना और इसके अलावा जी बेचैनी या डिसकम्फर्ट होना, और ये जो है इतना ज़्यादा होना कि ये जो है मतलब पीक तक चला जाए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सिर्फ 10 मिनट के लिए होता है। ठीक है, इट्स सिम्टम इंक्लूड द एक्सेलरेटेड हार्ट रेट, यानी कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग होना, थ्रम्बलिंग, चोकिंग सेंसेशन। चोकिंग सेंसेशन होती है कि दिल बंद होता महसूस होना, यानी कि आपको ऐसे लगता है कि आपका जो सीना है उस मतलब उस जकड़ा जा रहा है, इस तरह से फीलिंग आती है। ठीक है, हॉट फ्लैशेस और चिलेज, यानी कि गर्म पसीने आना या ठंडे पसीने आना। इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आना, धुंधलापन महसूस होना। अलावा जी लाइट हेडेडनेस, यानी कि लगना कि दिमाग जो है वो खाली हो चुका है, सुन्न हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा सम टाइम क्या होता है कि फेयर जो होता है वो लूज़ हो जाता है, मतलब फेयर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं और गोइंग क्रेजी, यानी कि अपना कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और हम एक मतलब कि पैनिक से सिचुएशन में आ जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना शुरू कर जाते हैं। और इसके अलावा जी मौत से डर लगना शुरू हो जाता है, यानी ऐसे लगता है कि मैं अभी ही मर जाऊँगा, यानी कि फेयर ऑफ डाइंग भी इसी टाइम पर स्टार्ट हो जाता है। सम टाइम पैनिक अटैक्स आर एक्सपेक्टेड, यानी कि पता होता है कि पैनिक अटैक जो है वो आने वाला है। इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफिक एनवायरमेंट ट्रिगर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो ऐसे एनवायरमेंट में कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो हो सकता है ट्रिगर करते हो और आपको पता होगा इसके बाद मुझे पैनिक होने लगा है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अदर टाइम द एपिसोड्स आर अनएक्सपेक्टेड एंड मर्ज रैंडमली सच एज व्हेन रिलैक्सिंग। और समटाइम ये इस तरह से भी होता है कि मतलब एक तो है कि स्पेसिफिक टारगेट की वजह से होता है, स्पेसिफिक ट्रिगर की वजह से होता है, और एक होता है कि आपको सडनली हो जाए या रैंडमली आपको जो है वो पैनिक अटैक आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, पीपल विद पैनिक अटैक एक्सपीरियंस रिकरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स। ठीक है, उनको बार बार भी आ सकते हैं, एपिसोड में भी आ सकते हैं और जो अचानक से भी आ सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग विद एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ द प्रेसिस्टेंट कंसर्न अबाउट एडिशनल पैनिक अटैक्स, यानी कि जी 1 मंथ जो है इसका ड्यूरेशन मस्ट होना चाहिए। वरीज ओवर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अटैक, यानी कि आपको एक तो अटैक आ गया, उसके बाद आपको डर लगा रहे कि मुझे इसका अटैक दोबारा आ सकता है। ठीक है, और दूसरा है सेल्फ डिफेटिंग चेंज इन द बिहेवियर रिलेटेड टू द अटैक सच एज विदड्रॉइंग फ्रॉम द सोशल एक्टिविटी आउट ऑफ फेयर और हैविंग अटैक। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इंसान को अगर इस सिचुएशन का वो फील कर रहा होता है ना, तो वो लोगों से अवॉइड करना शुरू कर देता है ताकि किसी को ना पता चल सके कि वो इस चीज़ से गुजर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं मैं पब्लिक में हूँ तो मुझे ऐसी कंडीशन हो गई तो जो है वो क्या होगा। ठीक है, सिंस पैनिक अटैक कैन अकर अनएक्सपेक्टेडली दे बिकम कॉजिंग ऑफ गोइंग वेयर्स एंड अवॉइडेंस, यानी कि अवॉइड होना शुरू कर देता है, करना शुरू कर देता है बंदा। और दूसरा क्या होता है कि एक्सेसिव वरी में चला जाता है। ठीक है, यानी कि चीज़ें जो होती हैं वो पाइल अप होना शुरू हो जाती हैं। जी, people with panic disorder may become so afraid of having panic attacks they experience what are known as the anticipatory attacks, essentially panicking about potential panic attack and entering a cycle living in a fear of fear। अच्छा, ये वही बात हो गई कि एक बार आपने इनकाउंटर कर लिया अटैक को, उसके बाद आपको डर लगा रहता है, उसके बाद एक इंसान को वो लगा रहता है, मतलब कि अंदेशा लगा रहता है कि मुझे पैनिक अटैक आता रहेगा, जो खौफ पे खौफ क्रिएट करता है और ये एक साइकिल की तरह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब पैनिक बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इसको ट्रीट किया जा सकता है बहुत इजी थे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पर ये ट्रीट नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रीटमेंट छोड़ी जा सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है हमारी लाइफ्स के ऊपर, उस पेशेंट की लाइफ के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पीपल विद द अनट्रीटेड पैनिक डिसऑर्डर आर एट द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ स्पेसिफिक फोबिया, यानी कि उनके अंदर स्पेसिफिक फोबिया की बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि एग्रोफोबिया, घर को छोड़ने का फोबिया, यानी कि आपका दिल करता है कि आप अपने घर में बंद रहो, बाहर ना जाओ। ठीक है, तो ये जो होता है ये भी अनट्रीटेड कंडीशन में आ जाता है। जी, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये डिफरेंट किस्म की मतलब कि सूरत इख्तियार कर लेता है, जैसे कि हो सकता है ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए या फिर ये जो है सब्सटेंस अब्यूज़ में चला जाए। ठीक है, तो इसको ट्रीट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो डेफिनेटली वो जो फेयर साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जी वो सोशल विड्रॉल भी शुरू हो जाता है, अवॉइडेंस शुरू हो जाती है, तो ये मतलब कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि DSM में इसका क्या क्राइटेरिया। इन द DSM पैनिक अटैक themselves are not mental disorder, instead they are listed in the specific or other mental disorder such as anxiety disorder, यानी कि इनका कोई स्पेसिफिक
रूल नहीं है, बल्कि ये एनजाइटी के अंदर कैटेगरी में फॉल करते हैं। पैनिक अटैक्स आर डिफरेंशियल एज अ बीइंग ईदर एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। यानी कि जी ये पैनिक अटैक जो है वो या तो एक्सपेक्टेड होते हैं या अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इसके अलावा इसकी जो कैटेगरी थी वो DSM-4 में भी लिखा गया था, लेकिन उसमें क्या है कि रिमूव कर दिया गया था उसको, ठीक है। अब ये है कि इन ऑर्डर टू डायग्नोज विद द पैनिक डिसऑर्डर पर्सन मस्ट एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड रिकरेंट पैनिक अटैक्स, यानी कि एक तो अनएक्सपेक्टेड हों और रिकरेंट हों, बार बार आते हों, ठीक है। दीज पैनिक अटैक मस्ट बी कंपनिंग बाय एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड बिहेवियर चेंजेस, यानी कि 1 महीना जो है इसकी ड्यूरेशन पूरी होनी चाहिए। रेजिस्टेंट कंसर्न और फेयर ऑफ मोर अटैक अ वरी अबाउट द अटैक कॉन्सिक्वेंस, यानी कि वही चीज़ कि फेयर क्रिएट हो उसके अंदर, और दूसरा ये है कि आपका जो पैनिक अटैक है उसके कॉन्सिक्वेंस पता हो आपको, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंस से डर लगता हो, ठीक है। इन दिस केस अदर एंजाइटी डिसऑर्डर द पैनिक डिसऑर्डर कैन नॉट रिजल्ट इन द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि अगर इसको एंजाइटी डिसऑर्डर में देखा जाए तो पैनिक अटैक जो है वो कभी भी किसी का फिजोलॉजिकल इफेक्ट नहीं हो सकता, यानी किसी ड्रग का फिजोलॉजिकल इफेक्ट नहीं हो सकता, किसी मेडिकल कंडीशन का भी नहीं हो सकता और किसी मेंटल डिसऑर्डर का भी इफेक्ट नहीं हो सकता। मतलब ये एंजाइटी की वजह से होता है स्पेसिफिकली, बाद में जाकर ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो सकता है। जी अब हम बात करते हैं इसकी इटोलॉजी की। इटोलॉजी को देखा जाए तो बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल कॉजेज जो हैं वो पैनिक अटैक को कॉज करती हैं, ठीक है। चिल्ड्रन एट द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग पैनिक डिसऑर्डर इफ़ द पेरेंट्स हैव डिसऑर्डर, यानी कि अगर पेरेंट्स में फैमिली में है तो जो बच्चे होंगे उनमें ये ज़रूर होता है, यानी कि होता ज़रूर है। और ट्विन स्टडीज़ इंडिकेट दैट द हेरिडिबिलिटी ऑफ पैनिक डिसऑर्डर इज़ अराउंड 43%, यानी कि 43% चांस होता है कि वो जो बच्चा है वो इस चीज़ को कैरी करे, ठीक है, अगर पेरेंट्स में है। ऑल्दो द जेनेटिक लिंक is clear, 70% of those diagnosed with the panic disorder does not have a close relative with the disorder, indicating that the significance of environmental factor। जबकि जी 75% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें environmental factor जो होते हैं वो important रोल प्ले करते हैं, किसी भी relative का या किसी भी जेनेटिक लाइन का कोई ताल्लुक नहीं होता इसमें, ठीक है। मेजर लाइफ चेंजेस एज मूविंग आउट फ्रॉम द family home, getting married or starting a new job, having a baby or proceed onset panic disorder by contributing to stress, यानी कि डिफरेंट स्ट्रेस सिचुएशंस आती हैं लाइफ के अंदर, उनको इनकाउंटर करने के दौरान जो है वो डिफरेंट पैनिक अटैक्स डेवलप हो सकते हैं। अच्छा जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि कंडीशनिंग की जो थ्योरीज हैं वो ये बताती हैं कि पैनिक डिसऑर्डर्स प्रपोज दैट द पैनिक डिसऑर्डर आर क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्सेज टू सबटाइल बॉडीली सेंसेशन रिजेंबलिंग टू दोज नॉर्मल अकरिंग व्हेन वन ऑफ द इनिशियस और फ्रेटेंड, यानी कि इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो कंडीशनड हो जाती है, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में बॉडी जो है वो स्पेसिफिकली उस तरह एक्ट करना शुरू कर जाती है जिसकी वजह से वो पैनिक अटैक्स जो है वो क्रिएट होते हैं। ये जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का कहना है, ठीक है। आगे चल के आपको इसकी ट्रीटमेंट में भी पता चलेगा कि इनका गहरा ताल्लुक है। फिर हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ऑल्दो देयर इज़ नो क्योर, नॉन क्योर पैनिक डिसऑर्डर कैन सक्सेसफुली ट्रीटेड इन मैनी कॉजेज यूजिंग साइकोथेरेपी मेडिकेशंस और इन कम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि साइकोथेरेपी और मेडिकेशंस दोनों दी जा सकती हैं। CBT बहुत यूज़फुल ट्रीटमेंट होती है पैनिक डिसऑर्डर में। इसके अलावा जी 85 to 95% चांस होता है कि जो पेशेंट है उसको CBT से क्या है रिकवर किया जा सके, ठीक है जी। इसके अलावा ये तकरीबन लेती है 12 हफ्ते, यानी कि 4 माह लेती है CBT और इसका पूरा रिजल्ट आने में। द गोल ऑफ द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज़ टू हेल्प पेशेंट रिकॉग्नाइज थिंकिंग प्रोसेस इनिशियस थॉट रिगार्डिंग टू द एक्सपीरियंस दैट प्रोवाइड पैनिक, यानी कि वही बात है कि अपने थॉट्स को रिकॉग्नाइज करना और बिहेवियर्स को चेंज कर लेना, ठीक है। साइकोथेरेपी कैन इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन रिड्यूसिंग लाइकलीहुड रिलैप्स फॉर समवन हु हैज़ डिसकनेक्शन मेडिकेशंस और एंड द अदर पीपल विद द पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इफेक्टिवली काम करती हैं ताकि रिलैप्स ना हो, ठीक है। और इसके अलावा क्या है हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल मेडिकेशंस। सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर आर द फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस treatment for the panic disorder prefer over benzodiazepines due to the concern about the latter regarding tolerance, dependence and abuse, यानी कि जी इसमें SSRI जो इनहिबिटर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं दिए जाने के लिए, बजाय कि इसको जी बेंजोडाइज़ेपिन्स को दिया जाए, ठीक है। अच्छा जी अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर की, जो कि जी बहुत कॉमन होता है और इसके बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो ये है जी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर।
सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है कि सोशल एंजाइटी इज मार्क्ड बाय द इंटेंस फेयर इन अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन इन विच वन मे माइट बी नेगेटिवली जज्ड। यानी कि इंसान को लगता है कि वो नेगेटिवली जज किया जाएगा, इसलिए वो सोसाइटीज़ को, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करता है। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन आप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको डिटेल में। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम एंड persistent fear of anxiety and avoidance of social situation in which person would potentially be evaluated negative by other। इंसान को ऐसे लगता है कि जी अगर वो किसी सोसाइटी में या किसी सोशल गैदरिंग में जाएगा तो उस पर जो है वो नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे, नेगेटिव बीइंग उसको जज किया जाएगा, इसलिए जी वो अवॉइड करता है और सोशल सेटिंग्स में जाने से बहुत ज़्यादा गुरेज करता है। उसके बाद ही एज विद द स्पेसिफिक फोबिया सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज कॉमन इन द यूनाइटेड स्टेट। ओवर द 12% ऑफ द अमेरिकन एक्सपीरियंस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। यानी कि 12% अमेरिका में लोग ऐसे हैं जिनको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, द हार्ट ऑफ द एंजाइटी इन द सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज द पर्सन कंसर्न दैट मे एक्ट इन द ह्यूमिलेटिंग और एम्बेरसिंग वे सच एज अपीयरिंग फुलिश, शोइंग सिम्टम ऑफ एंजाइटी सच एज ब्लशिंग एंड डूइंग और सेइंग समथिंग दैट माइट बी लीड टू रिजेक्शन। यानी कि उस बंदे को इस तरह लगता है कि मैं जो भी करूँगा, जो भी कहूँगा, जैसा भी दिखूँगा, मुझे नेगेटिवली ही इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, the kind of the social situation that may cause distress including public speaking, having the conversation, meeting stranger, eating restaurant and using public restrooms. Although many people become anxious in the social situation like public speaking, the fear of anxiety and avoiding experience in the social anxiety disorder are highly distress and lead to the serious impairment in the life। अच्छा, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि इसमें स्टेज फ्रेटनिंग होती है, यानी कि आपको स्टेज पर जाके बोलने से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, प्रेजेंटेशन स्किल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, और मतलब ओवरऑल जो है वो आपकी लाइफ जो है वो सोशली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये इतना कॉमन है कि आपको बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस चीज़ से मिलेंगे, इस चीज़ से सफ़र करते हुए। लेकिन अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड में जो बात है, इंट्रोवर्ड लोग जो होते हैं उनको सोशल एंजाइटी नहीं होती, बल्कि जी वो जो होते हैं मतलब उनको सोशली मतलब कि एक दूसरे के साथ सोशलाइज करना ही पसंद नहीं होता। ठीक है, लेकिन सोशल एंजाइटी जो है वो किसी नेगेटिव एवेल्युएशन की वजह से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कुछ सिम्टम्स की। फिजिकल सिम्टम ऑफन अकॉम्पनिंग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड एक्सेसिव ब्लशिंग, यानी कि आपके जो गाल हैं वो बहुत ज़्यादा तपना शुरू हो जाते हैं, रेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, थ्रम्बलिंग होती है, कांपना, पल्पिटेशन, सांस का रुकना, यानी कि दिल घबराता महसूस होना, कपकपी तारी होना, नोजिया। इसके अलावा जी स्ट्रीमिंग में भी प्रेजेंट अलॉन्ग द रैपिड स्पीच, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलना। ठीक है, और इसके अलावा जी पैनिक अटैक कैन ऑल्सो बी अकर अंडर द इंटेंस फेयर एंड डिस्कम्फर्ट। Some sufferer may use alcohol and other drug to reduce the fear, यानी कि वही गैर ज़रूरी तरीके अपनाना कि इस फेयर को कम किया जा सके। उसके अलावा ये एडल्ट विद द डिसऑर्डर आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस लो एजुकेशनल अटेनमेंट एंड लो। क्यों, ये बात यहाँ पे वही वाली बात है कि पब्लिक स्पीकिंग का जब डर होता है ना इंसान के अंदर, तो वो जाहिर बात है वो अपनी क्लासरूम में अपनी एजुकेशन में सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। और सेम इज़ द केस जब वो ये चीज़ें उसके अंदर बैठ जाती हैं तो वो कम्युनिकेशन, उसके स्किल जो हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। इसकी वजह से अर्निंग भी जो है वो भी ख़राब होती है। ठीक है, मोर लाइकली टू परफॉर्म पुअरली एट द वर्क एंड टू बी अनएम्प्लॉयड एंड द रिपोर्टेड ग्रेटर डिससेटिस्फेक्शन विद द फैमिली लाइफ, फ्रेंड, लेयर एक्टिविटीज़ और इनकम। जाहिर बात है एक बंदा अगर इस तरह करेगा, अवॉइडेंस करेगा और उसका सबसे ताल्लुक़ कटना शुरू हो जाएगा, तो जो उसकी फैमिली होगी, उसके जो फ्रेंड होंगे, उसके जो लगे पार्टनर्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी और उसका जो इनकम का सोर्स है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, तबाह होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद when people with the social anxiety disorder are unable to avoid situation they provoke anxiety, they typically perform safety behaviors, mental or behavioral act that reduce anxiety and social situation by reducing the chance of negative social outcomes। अब ऐसे होता है कि इन सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो बंदा जो होता है वो सेफ्टी बिहेवियर्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ठीक है, सेफ्टी बिहेवियर्स अब क्या होते हैं? सेफ्टी बिहेवियर्स वो क्या करता है कि अवॉइड करता है आई कॉन्टेक्ट को। ठीक है, रिहर्सिंग सेंटेंस बिफोर स्पीकिंग, यानी कि अपनी बातों को बगैर सोचे समझे बोलना। उसके अलावा जी टॉकिंग ओनली ब्रीफली एंड नॉट टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में बात ना करना, बहुत मुख्तसर बात करना। ठीक है, ऑल्दो दीज बिहेवियर इंटेंड टू बी प्रिवेंट द पर्सन विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर फ्रॉम डूइंग something awkward that might draw criticism, the action often exhibited that problem because they do not allow the individual disconfirm their negative belief, often elected rejection and other negative reaction from the others। अच्छा, अब इसका एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि क्रिटिसिज्म नहीं होता या आप रुक जाते हैं, लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है वो ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है या ज़्यादा चीज़ों को एलेबरेट करने की ज़रूरत होती है। जब आप ऐसे नहीं करते तो सारी बातें दूसरा बंदा जो है वो आपसे चिढ़ेगा ही और वो आपको रिजेक्शन की तरफ देगा
पड़ेगा, यानी कि फिर वही बात कि आपको नेगेटिव बिहेवियर का ही सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गए इसकी सारी डिफाइनिंग, मैंने आपको सारा इसका सिनेरियो डिफाइन कर दिया। अब मैं बात करती हूँ इसके DSM में क्राइटेरिया के बारे में। In order to be diagnosed with a social anxiety disorder, a person must experience an intense fear in one or more social situations. Social situations में intense fear का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Marked specifically by the fear of embarrassment and humiliation. This anxiety or effect to avoid the anxiety includes situation must cause considerable distress and impaired ability to function at least some part of the social, occupation, academic, daily life. Symptom must last for 6 month, यानी कि 6 मंथ तक होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जी यही कि ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी मेडिसिन की वजह से, किसी सब्सटेंस की वजह से या किसी मेडिकल कंडीशन या मेंटल इलनेस की वजह से ना हो, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, मतलब ये हर चीज़ में, हर डिसऑर्डर में आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब पहली बात ये कि एक तो जी है उसकी ड्यूरेशन मैटर करती है 6 मंथ की, और दूसरी ये बात कि 2 या 2 से ज़्यादा जगह पर जो है वो आपको लगे कि एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलेशन फेस कर रहा है आपका पेशेंट, ठीक है। तो जी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एटोलॉजी की। अगर एटोलॉजी की बात करें, रिसर्च इनटू द कॉजेज ऑफ सोशल एंजाइटी एंड सोशल फोबिया आर वाइड रेंजिंग इनकम्पेसिंग मल्टीपल रिप्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द न्यूरो साइंसेज टू सोशियोलॉजी, यानी कि ये जो है बहुत वाइड इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, या बहुत वाइड आप इसको कह सकते हैं, इसकी एक डिटेल है, ठीक है। साइंटिस्ट हैव येट पिन पॉइंट टू एग्जैक्ट कॉज। स्टडी सजेस्ट दैट द जेनेटिक कैन प्ले रोल इन द कम्बिनेशन विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि वही बात के जेनेटिक्स और फिर उसके बाद जी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, सोशल एंजाइटी में भी। It has been shown that there is a 2 or 3-fold greater risk of social phobia if a first degree relative also have the disorder, यानी कि कोई ऐसा है ख़ानदान में जिसको डिसऑर्डर है तो लाजमी बात है कि ये डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिक्स में जाएगा। इसके अलावा जी चिल्ड्रन अकरिंग सोशल फेयर्स एंड अवॉइडेंस थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से सीखते हैं ना। अगर कोई एक बड़ा इस तरह होगा जो सोशल विड्रॉ का शिकार होगा या वो उसको सोशल एंजाइटी होगी, तो डेफिनेटली जी किसी ना किसी एक बच्चे में जो है वो सोशल एंजाइटी का एलिमेंट ज़रूर होगा। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में वही बात है, CBT दी जाती है, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो कि समटाइम सोशल फोबियाज़ में भी, और इसमें इंडिविजुअल भी दी जाती है, ग्रुप थेरेपी भी दी जाती है, इंडिविजुअली भी CBT दी जाती है और ग्रुप्स में भी, ठीक है। ग्रुप्स में वैसे इसके रिजल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब वो कहता है कि द बिहेवियर कंपोनेंट्स ही टू चेंज थ्रू आउट द पैटर्न एंड फिजिकल रिएक्शन एंजाइटी इंट्रोड्यूस सिचुएशंस, द अटेंशन गिवन टू सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज 1999 with the approval of marketing several drugs for its treatment, यानी कि जी 2000 स्टार्ट होने से पहले 1999 में जो है इसके प्रॉपर ड्रग्स जो है वो मार्केट में आ गए थे, ठीक है। अब इसकी मेडिकेशंस में क्या है जी, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, वही सिलेक्टिव अपटेक इनहिबिटर्स हैं, सेरोटोनिन, नॉन एफिरिन और रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, फिर उसके बाद मोनोएक्साइड्स हैं। इसके अलावा जी कॉमनली यूज मेडिकेशन इंक्लूड बीटा ब्लॉकर्स एंड बेंजोडाइज़पीन। ये सारी चीज़ें जो है वो मेडिटेशन में दी जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात कि मेडिकेशन हमारा काम नहीं है, बल्कि जी वो साइकाइट्रिस्ट का काम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी एक और इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर की, जो है जी स्पेसिफिक फोबियाज़। जी स्पेसिफिक फ़ोबिया की बात करें तो स्पेसिफिक फ़ोबिया जो है वो इन्वॉल्व होती है, इसमें एक्सेसिव वरी होगी, ठीक है। और इसके अलावा जी डिस्ट्रेसिंग होगी, फिर उसके बाद रेजिस्टेंट फियर होगा और एंजाइटी अबाउट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ सिचुएशन, किसी खास ऑब्जेक्ट, किसी खास सिचुएशन से जो है वो डर लगेगा जी। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। अ पर्सन डायग्नोज विद द स्पेसिफिक फोबिया फॉर्मली नोन एज द सिंपल फोबिया एक्सपीरियंसिंग एक्सेसिव डिस्ट्रेसिंग परसिस्टेंट फियर ऑफ एंजाइटी अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में एनिमल हो सकते हैं, क्लोज्ड स्पेसेस मतलब कि ये सिचुएशन होगी, एलिवेटर्स होंगे, फ्लाइंग होंगी, और इसके अलावा जर्नी वगैरह भी। Even though people realize their level of fear and anxiety in the relation to the phobic situation, stimulus is irrational, ठीक है। यानी कि उनका फेयर लेवल जो होता है वो इरेशनल है, उसको इतना ज़्यादा रेशनलाइज नहीं किया जा सकता। सम पीपल विद द स्पेसिफिक फोबिया में गो ग्रेटर लेंथ टू अवॉइड स्पेसिफिक फोबिया स्टिमुलस, यानी कि लोग जो होते हैं उस फोबिक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। टिपिकली द फियर एंड एंजाइटी आ फोबिया स्टिमुलस इलेक्ट आ डिस्ट्रप्टिव इन अ पर्सन लाइफ, यानी कि जाहिर बात है ये एंजाइटी और फेयर जो किसी फोबिया की वजह से है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अ मैन विद द फोबिया ऑफ फ्लाइंग माइट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट अ जॉब रिक्वायरमेंट्स एयर ट्रेवल्स दस नेगेटिवली अफेक्ट द करियर्स, यानी कि जाहिर बात है एक चीज़ से आपको डर लगता है, जैसे कि आपको जो है वो हवाई जहाज़ के सफ़र से डर लगता है अगर, तो जाहिर बात है आप ऐसी जॉब पिक नहीं करेंगे जिसमें जो है वो ट्रैवलिंग होगी,
होगी। जैसे कि मुझे बज़ाते ख़ुद जो है वो ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा लगता है मुझे ट्रैवल करना, और मैं इस चीज़ से फ़ोबिक हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ट्रैवलिंग का मतलब होता है ज़िक्र कि हमने ट्रैवल करना है या हमने जाना है, तो आप यकीन करें कि मुझे जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा फ़ियर होता है, और सम टाइम मुझे ट्रैवल में बहुत स्वेयर नोज़िया भी होता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि मतलब अगर आप उसको इनकाउंटर भी करते हैं तो वो जो फोबिक सिचुएशन है आपके अंदर वो एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, इसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि दुनिया में जो 5 से 12% तक लोग जो हैं वो किसी न किसी फ़ोबिया का शिकार होते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं उनका अलग अलग फ़ोबिया होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है बहुत लार्ज कैटेगरी का डिसऑर्डर होता है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, क्योंकि हर बंदे की जो है वो हर बंदे का माइंडसेट अलग है। उसको हर किसी को किसी डिफरेंट चीज़ से डर लगता है, किसी डिफरेंट चीज़ से फ़ोबिक सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, व्हेन कन्फ्रंटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑन देयर फोबियाज, अ पर्सन विल जनरली एंटर द स्टेट ऑफ पैनिक एंड एक्सपीरियंस वाइड वैरायटी ऑफ फिजिकल सिम्टम। ठीक है, मैंने आपको जैसे अपनी एग्जांपल दी है, इसमें नोज़िया भी होता है, इंक्रीज़ हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब दिल घबराता है। ठीक है, फिर उसके अलावा जी डिजीनेस मतलब कि सर चक्कर आता है, आपको धुंधला सा महसूस होता है। इसके अलावा एंड स्वेटी पाम्स, हाथों में पसीना आना, या जो है आपकी जो पाम्स होती हैं उनमें स्वेट हो जाता है। ठीक है, फॉर दिस रीज़न मैनी पीपल विद द फोबिया सिंपली अवॉइड द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर फोबिया, सच एज अवॉइडेंस कैन रेंज फ्रॉम नॉट वांटिंग टू बी आउटसाइड इन द लाइटिंग स्टॉर्म एंड बीइंग एबल टू इवन लुक एट द पिक्चर ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, यानी कि इसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, हम ये इस तरह नहीं होता कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं वो इसी चीज़ के मुतालिक तो आपको फोबिक अटैक होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता, बल्कि जब तक आप उसको इनकाउंटर नहीं करते तब तक नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ जर्नल जो हैं वो क्राइटेरियाज़ या कैटेगरीज ऑफ फोबिया। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास इन्वायरमेंटल फ़ोबिया। इन्वायरमेंटल फ़ोबियाज़ में क्या होता है कि फ़ियर ऑफ़ लाइटनिंग, फ़ियर ऑफ़ थंडर्स, यानी कि जो है आसमानी बिजली होती है, कुछ लोगों को इससे भी डर लगता है। ठीक है, और तूफ़ान से, आंधी से, शोर से, बारिश से, तेज़ बारिश से भी डर लगता है। ठीक है, एनिमल फ़ोबिया होता है कुछ लोगों को, जैसे फ़ियर ऑफ़ स्नेक, फ़ियर ऑफ़ बियर्स, कैट्स, डॉग्स। ठीक है, इसके अलावा जी ब्लड इंजरी फ़ोबिया, यानी कि अपना खून देख के जो है या खून को देखते ही डर लगना शुरू हो जाना, या किसी को खून में देखते डर लगना। ठीक है, और खौफनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाना। फिर जी सिचुएशनल भी फोबियाज़ भी होते हैं, जैसे फ़ियर ऑफ़ हाइट हो सकता है, फ़ियर ऑफ़ पब्लिक स्पीकिंग भी हो सकता है। इसके अलावा जी कुछ फोबियाज़ ऐसे होते हैं जैसे कि फ़ियर ऑफ़ वोमिटिंग, यानी कि आपको वॉमिट होती है उसमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका डीएसएम में क्या क्राइटेरिया है जी। उसके बाद है कि डीएसएम में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। इन ऑर्डर टू डायग्नोज विद द स्पेसिफिक फोबिया, अ पर्सन मस्ट एक्सपीरियंस अ मार्क्ड एंड persistent fear that is excessive or unreasonable. ठीक है, caused by the cue by the presence of anticipation of a specific object or situation, जैसे कि फ्लाइंग है, हाइट है, एनिमल है, रिसीविंग इंजेक्शन, ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट या ब्लड सीइंग ब्लड। इसके अलावा जी दी सिम्टम मस्ट लास्ट फॉर द एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ तक ये जो है होना ज़रूरी होता है। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि हमारे अंदर अगर कोई फोबिया होता है तो हम उसको नॉर्मली लेते हैं, क्योंकि हम उन फोबिक सिचुएशन से या फोबिक ऑब्जेक्ट से बहुत कम इनकाउंटर करते हैं। ठीक है, तो इसमें कभी कभी लोग इसको ट्रीट भी नहीं करवाते। ठीक है ना, एक्सपोजर टू द ऑब्जेक्ट। Phobia nearly always elicit extremely distressing symptom of anxiety, neither immediately situational or sometimes time delay. The person either avoid the phobic situation or else endure it with extreme distress. यानी कि या तो उसको अवॉइड करता है या फिर जो होता है मतलब कि उस चीज़ में ही रहता है, और समटाइम होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। द अवॉइडेंस एंड द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द फोबिया मस्ट बी इंटरफेयर साइंटिफिकली विद द पर्सन एकेडमिक सोशल फंक्शनिंग। वही बात आगे कि सोशल और फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होनी चाहिए। इसकी वजह से द सिम्टम मस्ट नॉट बी बेटर इनकाउंटर्ड बाय अनदर मेडिकल डिसऑर्डर और एन सब्सटेंस यूज़। ये चीज़ बहुत बार रिपीट हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद जी हम बात करते हैं इसकी एटोलॉजी की। अच्छा जी, फिर अगर हम बात करें इसकी एटोलॉजी की, थ्रू द स्पेसिफिक कॉज ऑफ फोबिया इज़ अननोन, दे वुड इनहेरिटेंट रिसर्चर हैज़ शोन दैट इफ़ अ पर्सन हैज़ अ फैमिली मेम्बर विद द फोबिया, यानी कि अगर एक बंदे को फोबिया है, दे आर मोर लाइकली टू बी वन देमसेल्फ, यानी कि हो सकता है उनमें से किसी में भी हो। ठीक है, फोबिया कैन ऑल्सो बी डेवलप बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेज और अकरेंस सच एज हैविंग बीटन बाय अ स्नेक। ठीक है, हैविंग सीन समवन एल्स बीटन बाय अ स्नेक और इवन विटनेसेस समवन एल्स फ्राइटेंड ऑफ स्नेक एंड हैविंग अ लर्नड अबाउट द
समथिंग अबाउट बीइंग बीटन बाय द स्नेक, यानी कि सुनी सुनाई चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, देखी हुई दिखाई चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, समटाइम हम इनकाउंटर करते हैं तो भी हमें हो सकता है, मतलब कि इसका इन्वायरमेंटल भी क्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक सिस्टमेटिक डीसैनिटाइजेशन। ठीक है, सिस्टमेटिक डीसैनिटाइजेशन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको फोबिया के सामने इनकाउंटर करवाया जाता है। ठीक है, मतलब कि देखा जाता है कि वो किस तरह, उसको सिखाया जाता है कि किस तरह अगर ये सिचुएशन हो जाए तो आपने इसको ओवरकम करना है। फिर उसके अलावा जी वर्चुअल रियलिटी थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें जो है वो इमेजिन करवाया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, सिचुएशंस को, सीन्स को, और उसके बाद जो है उसको फिज़िकल वर्ल्ड में रियलाइज़ करवाया जाता है। ठीक है, फिर जी कॉग्निटिव थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें वही ज़ाहिरी बात है अपने थॉट्स को चेंज किया जाता है और उसके बाद जो है वो डिसऑर्डर को ट्रीट कर लिया जाता है। फिर जी आई मूवमेंट डीसैनिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग has been demonstrated an effect in easing phobic symptom following specific trauma such as fear of dog and dog bites। या इसमें क्या होता है कि जो है मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेट करवाया जाता है उसी चीज़ को, मतलब कि उस चीज़ को सामने दिखाया जाता है और उसके सिम्टम्स को भी दिखाया जाता है और फिर उसको जो है वो ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फिर हिप्नोथेरेपी में जो है क्या है कि कंजक्शन विद द सिस्टमेटिक डीसैनिटाइजेशन विद द ट्रीट फोबिया। फाइनली मतलब कि इसमें क्या होता है कि हिप्नोथेरेपी होती है, मतलब हिप्नोटाइज करके जो है वो थेरेपी दी जाती है और इस तरह करके। ठीक है, इसमें डिफरेंट किस्म के ड्रग्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन फिर वही बात कि ड्रग्स हमारा काम नहीं है, हमारा एरिया नहीं है, वो साइकेट्रिस्ट का होता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, ओसीडी को। और इससे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि डिप्रेशन की जो वीडियो है उस पर मैं टोटली बना चुकी हूँ एक वीडियो, वो आप मेरे चैनल पर, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कार्ड में भी, तो वो भी आपने देख लेनी है। ठीक है, ताकि हमारे जो ये सारे डिसऑर्डर हैं वो 1 बाय 1 कवर होते जाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।